मैं प्रमोद कुमार गुप्ता रामनारायण इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ का केमिस्ट्री अध्यापक हूँ। बच्चों के भविष्य को देखते हुए और पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, मैं आज क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था पढ़ाने जा रहा हूं, और जो कि यह पदार्थ की एक अवस्था है। बच्चों, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट अर्थात द्रव अवस्था, गैसियस स्टेट अर्थात गैसीय अवस्था, प्लाज्मा चौथी है, 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। अब मैं सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि। अब मैं द्रव अवस्था की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। इसको हम जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र की आकृति का धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे जल, तेल इत्यादि। तीसरी अवस्था गैसियस स्टेट है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन ना ही आकृति निश्चित होती है। उदाहरण के लिए सभी गैसें। बच्चों, पदार्थ की अब इन तीनों अवस्थाओं की थोड़ा मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं ये फिगर बनाया बच्चों। मैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का मैंने फिगर बना दिया। अब यहाँ ये हैं, ये पदार्थ के कण हैं। तीनों अवस्थाओं में देख रहे हैं, ये सब जो मैंने स्फेरिकल डिनोट किया है ये पदार्थ के कण हैं। और बच्चों, ठोस अवस्था की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ठोसों के जो घटक कण होते हैं ये अपने निश्चित बिंदुओं पर कंपन करते हैं, गति नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और यही कारण है कि ठोसों की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। और बच्चों, ठोस अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो बहुत कम होता है, और रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत क्या होता है, कम होता है। और इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ही अधिक होता है। अब मैं आप लोगों को लिक्विड स्टेट अर्थात द्रव अवस्था की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप लोग इसमें देखेंगे यहाँ पर द्रव में जो घटक कण होते हैं अपने स्थान के इधर उधर कंपन नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, गति करते हैं। और यही कारण है कि द्रव अवस्था की आकृति निश्चित नहीं होती है। और जब गति करेंगे तो उनका आयतन आकृति निश्चित नहीं होगी। और इनके अणुओं के बीच जो आप देख रहे हैं जो अंतराणु दूरी है वो ठोस से अधिक होती है। और जब अंतराणु दूरी अधिक है तो इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है और आकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। बच्चों, जो अणु जितना नज़दीक रहता है, जैसे दो वस्तुएं हैं अगर नज़दीक रखी गई है तो उनमें आकर्षण बल अधिक होगा, लेकिन अगर दूर दूर रखी गई हैं तो उनमें आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ठोसों की तुलना में इनके अणु थोड़ा दूर दूर हैं, इसीलिए इनका आकर्षण बल क्या है, कम है। अब हम चलते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था पर। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो घटक के कण हैं द्रवों की भी अपेक्षा और दूरी पर है, अर्थात इसमें रिक्त स्थान बहुत अधिक है और अंतरा आणविक दूरी है जो बहुत अधिक है। आकर्षण बल जो होता है निग्लेजिबल है, नगण्य है, बहुत ही क्या होता है, बहुत मतलब समझ लीजिए बहुत ही क्या रहता है, कम है। अब पदार्थ की मैं आपको थोड़ा चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था के विषय में बता दे रहा हूं। बच्चों,
पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो अवस्था है प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। बच्चों, प्लाज्मा एक आयनिक अवस्था है। क्या है? आयनिक अवस्था है, अर्थात गैसियस स्टेट का ही एक रूप है। और इसमें आपको बता दे रहा हूं, इसकी खोज विलियम क्रुक्स ने, कौन? विलियम क्रुक्स ने किया था। विलियम क्रुक्स ने किया था और बताया कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 20,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इस प्लाज्मा अवस्था का। और यही कारण है जो हमारे सूर्य होता है वो बहुत चमकता है, और प्लाज्मा जहाँ जहाँ रहता है प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और सब जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, क्या होते हैं? चमकते हैं। फिर बच्चों, यहाँ पर अब मैं पदार्थ की पांचवी अवस्था बताने जा रहा हूँ, जो कि है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। और बच्चों, इस अवस्था के विषय में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था। आइंस्टीन ने इस अवस्था को के विषय में अध्ययन किया और इसी के कारण इस अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पड़ा। और यह एक किस स्टेज में होती है? स्टेट में कंडेंसेट अवस्था, संघनन अवस्था में रहती है। किस अवस्था में? संघनन अवस्था में। और इसकी जो खोज करता है, किसकी? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के जो खोज करता है, अमेरिका के 3 वैज्ञानिक हेनरी कैटरल और हीमैन ने इसकी खोज किया था। हेनरी कैटरल और हीमैन ने इसकी क्या किया था? खोज किया था। अब मैं बच्चों यहाँ पर मेन टॉपिक पर चल रहा हूँ। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, ठोसों में, अब मैं यहाँ सॉलिड स्टेट के विषय पर मेन टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ आप लोग जानते हैं बच्चों, अभी सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया गया। ठोसों में उसके घटक कणों की परिसर व्यवस्था के अनुसार ठोसों को प्रायः 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्या है? क्रिस्टलाइन। पहला है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। एमार्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब मैंने बताया कि घटक कणों की परिसर व्यवस्था के अनुसार ठोस को प्रायः 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा मैंने बताया एमार्फस सॉलिड अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस। मैं अब इन दोनों की व्याख्या करने जा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को देखिए, अधिकांश ठोस तत्व व यौगिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं अर्थात क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, कुछ अन्य ठोस अधातुएं, सिल्वर, कॉपर आदि ठोस धातुएं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि लवण, बर्फ आदि क्रिस्टलाइन सॉलिड है अर्थात क्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में जो इनके अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। कैसी होती है? दीर्घ परिसर, अर्थात इनके अणु जो होते हैं लंबे लंबे कतारों में क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। फिर से एक बार आप इसको सुन लीजिए। अधिकांश ठोस तत्व या यौगिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं अर्थात क्रिस्टलीय ठोस हैं। कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, कुछ ठोस अधातुएं, सिल्वर, कॉपर आदि ठोस धातुएं, लवण, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बर्फ आदि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और बच्चों, इनमें घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अब मैं
आप लोगों को दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट एमॉर्फस सॉलिड के विषय में बताने जा रहा हूं। कुछ पदार्थ जैसे कांच शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होते हैं, परंतु वास्तव में अतिशीतित अवस्था में रहते हैं, और ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो पदार्थ अक्रिस्टलीय अवस्था में रहते हैं, जो पदार्थ हैं अतिशीतित अवस्था में रहते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस वास्तव में अतिशीतित द्रव है। अर्थात कांच भी क्या है? ठोस नहीं है, बल्कि कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। कांच के समान रबर, प्लास्टिक, मोम, बटर, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस हैं। और बच्चों, अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड में घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है। एक बार इसको आप लोग पुनः समझ लीजिए, फिर सुन लीजिए। कुछ पदार्थ जैसे कांच शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होते हैं, परंतु अस्थायी रूप से अतिशीतित अवस्था में रहते हैं। ऐसे पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस वास्तव में अतिशीतित अवस्था में रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कांच एक ठोस नहीं होता है, बल्कि क्या है? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित का मतलब, द्रव का मतलब होता है बहुत ठंडा किया हुआ क्या? द्रव। कांच के समान बच्चों रबर हो गया, मोम हो गया, बटर हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि ये सब क्या है? अतिशीतित द्रव अवस्था में ये सब रहते हैं। अर्थात ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। हालांकि मैंने बच्चों आप लोगों को अब अगले लेक्चर में आप लोगों को बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोसों का प्रकार बताऊंगा। अब हम कल मिलते हैं।